हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोलॉजी, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में हम न्यू वीडियो में, न्यू लेक्चर में हम जानेंगे लेक्चर नंबर 6 में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के लिए, या यूं कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं। ठीक है, इन आवश्यक पदार्थों को हम समझेंगे बारी बारी से। आवश्यक पदार्थ क्या होते हैं। हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंप्लीट करते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है। अगर प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से पदार्थ हैं जो उनको पूरा करते हैं। अगर वो पदार्थ अगर नहीं है तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि कंप्लीट होती है, पूरी होती है, यही हम समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है और उसमें कोई घटक या कोई पदार्थ इन्वॉल्व ना हो, ऐसा नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से पदार्थ हैं और ये पदार्थ उनके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, उन्हीं जरूरी पदार्थों को हम समझेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ मुख्य रूप से 4 पदार्थ होते हैं। हम बात करें पहले, तो पहला पदार्थ है सूर्य का प्रकाश, जिसको हम कहते हैं सनलाइट। ठीक है, दूसरी बात करें तो क्लोरोफिल, जिसको हम कहते हैं पर्णहरिम। ठीक है, तीसरी बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट एंड लास्ट बात करें तो जल, जिसको कहते हैं वाटर। इन सभी को हम बारी बारी से समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन सभी को हम बारी बारी से समझ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन सभी को। देखिए, अब पहले बात करें हम प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न कच्चे पदार्थ, इनको हम कच्चे पदार्थ भी कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है, और वो कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं। तो पहला हम बात करें प्रकाश की किरण, जिसको हम कहते हैं सनलाइट, या यूं कह सकते हैं लाइट। ठीक है, हम बात करें दूसरी तो पर्णहरिम की बात करें तो क्लोरोफिल, जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, हम बात करें तीसरा पदार्थ क्या है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं CO2। ओके, एंड लास्ट है वाटर। ठीक है, वाटर, जिसको हम कहते हैं जल, पानी। ठीक है, अब हम जानेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की किरण का क्या रोल है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए प्रकाश सनलाइट किस प्रकार से अपना रोल निभाता है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। पहले कच्चे पदार्थ की बात करें तो वो है सनलाइट, प्रकाश की किरण। ठीक है, तो प्रकाश की किरण की क्या भूमिका है ये समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश की किरण, सनलाइट की बात करें, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, आपको पता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों के भोजन निर्माण में, क्या पौधों के भोजन निर्माण, जैसा कि आपको पता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो उसी की बात की जा रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों के भोजन निर्माण में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी कि प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में। ठीक है, इनकी अनुपस्थिति अथवा रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति, कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश नहीं है, प्रकाश की अनुपस्थिति है, या रात्रि के समय, आपको पता है रात्रि के समय क्या होता है, सनलाइट एब्सेंट होता है। तो उसी की बात की जा रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में या प्रकाश संश्लेषण में, या सनलाइट के एब्सेंट में, या रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हम बात करें, अगर हम कहें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश, सनलाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि होती है, तो नहीं। लेकिन कुछ ऐसे कृत्रिम स्रोत हैं, क्या है, कुछ ऐसे कृत्रिम स्रोत हैं जिनके द्वारा जिनका उपयोग करके हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम करा सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हम पौधों का भोजन हम करा सकते हैं, पौधों के भोजन का निर्माण हम करा सकते हैं। और वो कौन सी कृत्रिम विधि, तो देखिए कह रहा है
क्या, लेकिन यह क्रिया, कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी, नीला तथा लाल रंग के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैगनी, नीला तथा लाल रंग के प्रकाश में, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है। ठीक है, अगर सनलाइट नहीं है तो हम रंगों के एब्सेंट में कुछ कृत्रिम स्रोतों के द्वारा हम, ये क्या है, कृत्रिम स्रोत हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, बैगनी, नीला तथा लाल रंग, इनका हम उपयोग करके हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम करा सकते हैं। लेकिन हम बात करें लाल रंग के प्रकाश में, जो लाल कलर होता है, रेड कलर होता है, उसके प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक, यानी कि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तथा नीले रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हो ये पहला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ, पहला पॉइंट है आपका प्रकाश की किरण, ये आपको समझ में आया होगा, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो पर्णहरिम को समझेंगे, वो किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए दूसरा आवश्यक पदार्थ क्या है, तो दूसरा आवश्यक पदार्थ है पर्णहरिम। ठीक है, पर्णहरिम जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या कहता है, क्लोरोफिल की क्या भूमिका है, ये समझते हैं। कह रहा है यह हरे रंग का वर्णक है, एक कैसा वर्णक है, तो हरे रंग का है, ग्रीन कलर का ये वर्णक है, जो पत्तियों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, पादपों में जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तथा यह हरित लवक में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में हरित लवक होते हैं। ठीक है ना, ये पत्तियां हैं, ये पत्तियों में क्या होता है, हरित लवक होता है, उस हरित लवक के अंतर्गत पाया जाता है पर्णहरिम। ठीक है ना, आगे क्या कह रहे हैं, केवल उन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है, केवल उन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है जिनमें ये उपस्थित होते हैं। क्या, केवल उन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण होता है जिनमें ये उपस्थित होते हैं, यानी कि जिनमें हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, पर्णहरिम पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात करें पर्णहरिम, तो पर्णहरिम हरित लवक के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इन्हें प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट। प्यारे बच्चों, हम बात करें तीसरे पॉइंट के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नेक्स्ट पदार्थ जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कहते हैं CO2। ठीक है, तो इसकी क्या भूमिका है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, देखिए CO2 यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं, हरे पादप, तो वो ऑक्सीजन तो हमें देते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसी की बात की जा रही है। तो आवश्यक है, यह पत्तियों में रंध्रों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से पत्तियों में अवशोषित किए जाते हैं, तो पत्तियों में छोटे छोटे, देखिए ये आपको पता है, ये क्या है, पत्तियां हैं, तो पत्तियों में छोटे छोटे इस तरह से छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनको हम कहते हैं छिद्र। ठीक है ना, इन छिद्रों के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में क्या होते हैं, पत्तियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, और अवशोषित करने के बाद ये क्या, अपना भोजन बनाते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पौधे कहाँ से ग्रहण करते हैं, इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता कहाँ से है, तो ये कहाँ से ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से। ठीक है, पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक है, वायुमंडल में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायुमंडल में कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे अपने भोजन के निर्माण में यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट थर्ड भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लास्ट पॉइंट क्या है, तो जल के बारे में समझेंगे, ये किस प्रकार से अपनी भूमिका। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट पॉइंट है जल, जिसको हम कहते हैं वाटर। तो वाटर की क्या भूमिका है, देखिए कह रहा है जल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। जल क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर जल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, अधूरी रह जाती है।
ठीक है, जिसकी कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रभाव पड़ता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वाटर की कमी हो जा रही है तो ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन पे प्रभाव डालते हैं। ठीक है, इनकी कमी से जैविक क्रियाएं, इनकी कमी से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो जैविक क्रियाएं होती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण गति होती है वो भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि प्रभावित होती है किसके द्वारा, तो जल की कमी द्वारा, जल की कमी द्वारा ही उनकी गति, प्रकाश संश्लेषण की गति और उनकी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, इनके प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके अंतर्गत पत्तियों में वो क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यह पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित की जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो जल होता है, इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ ही क्या करते हैं, इनको अवशोषित करते हैं, जड़ के द्वारा ही जल को ऑब्जर्व किया जाते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ठीक है, तो स्टूडेंट पूरी होती है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा भी वीडियो को शेयर करें। और हाँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आपका होमवर्क है वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं वायुमंडल में, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।